मस्जिदों से आधी रात को नारे लगते थे कि ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। पंडितों, कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा। पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिदों पर नोटिसेस लग जाते थे, लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है, उनकी बारी है। पड़ोसी आके कहते थे कि भाई हाँ, कि अब खाली कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हम अपने घरों से निकले तो उन खाली घरों में पड़ोसी घुस गए, हमारे खेतों में, हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसायों में, हमारी ज़मीनों पर। आप नहीं चाहते सर आपका घर वापस आपको मिले? देखिए, कौन नहीं चाहता अपना घर, अपने पुरखों का घर, अपने पुरखों के तीर्थ, अपने मंदिर, अपना जन्म स्थान, अपनी पहचान का आधार कौन नहीं चाहता। बीजेपी तो कहती है सर कश्मीरी पंडितों को वापसी कराएंगे। हाँ, मैंने भी सुना है जो आपने सुना है, और चुनावों के वक्त तो ये बार बार सुनने को मिलता है। क्रियान्वित नहीं हुआ अभी तक मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। क्या आप मानते हैं सर कि जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्ती के कारण ही जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया और आज पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास रह गया और हमसे छिन गया? इसमें कोई संदेह नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ये उनके, मैं उसे गलतियां नहीं कहूँगा, ये अपराध हैं जवाहरलाल नेहरू के। ये लाख तौबा तौबा करें, ये लाख तृप्तिकरण करें, ये लाख वजीफे बांटें, छात्रवृत्तियां बांटें, गैस कनेक्शन बांटें, नल से जल बांटें, नौकरियां बांटें, वो तो नहीं, मुफ्त आहार बांटें, ये अपने हाथ पांव काट के बांट दें तो टस से मस नहीं होंगे। ये इन्हें भी मालूम है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट। 19 जनवरी 1990 की वो काली रात जिसे कौन भूल सकता है। घाटी में इंसानियत का खून हुआ, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, 1000 पंडितों को गोली मार दी गई, 4.5 लाख पंडित विस्थापित हुए, हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप हुआ। हमारे साथ उसी दर्द को झेले हुए एक व्यक्ति साथ में हैं जिनका नाम है श्री सुशील पंडित। सर, स्वागत करते हैं आपका स्टेट में हिंदी पर। सर, अपने बारे में बताएं। मैं कश्मीर से हूँ। पढ़ाई लिखाई दिल्ली में की। दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, जेएनयू गया, उसके बाद कुछ अखबारों में काम किया, फिर कुछ कंपनियों में काम करने के बाद निजी व्यवसाय शुरू किया जी। कश्मीर से एक बार निकले तो फिर परिवारों को भी वहाँ से निकलते देखा। मैं 80 के दशक में दिल्ली में था जब कश्मीर में ये त्रासदी हुई, और फिर वर्षों का ऐसा सिलसिला रहा कि कश्मीर जाना ही नहीं हो पाया। वहाँ कोई था नहीं, जाते तो किसके पास, जिन घरों में रहते थे वो भी अपने नहीं रहे। तो ऐसा छूटा कि आज भी वहाँ जाने का मन नहीं करता। क्या हुआ था सर उस रात? देखिए, हम 19 जनवरी को एक सांकेतिक रूप से वो दिन मानते हैं, जबकि वहाँ से निकलना कम से कम 2 महीने पहले शुरू हो चुका था। धीरे धीरे ही सही, रिस रिस के ही सही, लोगों को लगने लगा था कि यहाँ अब रहना मुश्किल है। 13 सितंबर 1989 हमारे समुदाय के एक बहुत बड़े नाम नेता पंडित टीकालाल टपलू को सरेआम गोली मार दी गई थी। तभी से समझ आ गया था कि ये हमें यहाँ से बाहर चले जाने की एक चेतावनी है।
एक नोटिस दे दिया गया है। कौन दे रहा था चेतावनी सर? उस समय एक संगठन था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, यासीन मलिक। JKLF, यासीन मलिक, जिसका सरगना था। ये लोग सीमा पार कर पाकिस्तान गए, वहाँ से हथियार लेकर आए, वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आए, वहाँ से साधन जुटा कर लाए, और फिर यहाँ उन्होंने चुन चुन कर हमारे समाज के, हमारे समुदाय के लोगों को मारना शुरू किया। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में संदेह भी था कि वो भारत से, भारतीय व्यवस्था के प्रति निष्ठावान है, भारत से प्यार करता है, वो उनके निशाने पर था। लेकिन क्योंकि हिंदुओं के विषय में तो विवाद ही नहीं था कि उनकी आस्था, उनकी निष्ठा किस तरफ है, तो उन्हें तो सीधे ही निशाने पर ले लिया गया। बिल्कुल। कुछ मुसलमान को भी इस कारण जान से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनके विषय में ये संदेह था कि वो भारतीय व्यवस्था के हामी हैं और भारत के आंख नाक कान हो सकते हैं, इसलिए उन्हें भी जान से हाथ धोना पड़ा। हाँ, ऐसे कुछ लोग थे। सर, यासीन मलिक जब ये चीज़ कर रहा था, उस वक्त राज्य सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकार चला रही थे फारूक अब्दुल्ला। राज्य सरकार गठबंधन की थी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जैसे आज की परिस्थिति। जैसे आज की है। एक आर्टिकल लिखा था इंडिया टुडे में मार्च 1990 में। इंद्रजीत भदवार वहाँ के सीनियर एडिटर होते थे। उन्होंने कश्मीर आकर के अपनी स्वयं की पड़ताल की और ये पाया कि जुलाई 1999 और दिसंबर 1999 के बीच 85 से ज़्यादा आतंकी जिहादी जेलों से छोड़ दिए गए। ये वो लोग थे जिनको सेना सीमा के आर पार आते जाते पकड़ती थी, हथियारों समेत या बिना हथियार के। और क्योंकि सेना तो मुकदमा चलाती नहीं है, तो सेना पुलिस को सौंप देती थी कि इन पर मुकदमा चलाया जाए। ठीक है। अवैधानिक तरीके से सीमा पार करना, हथियार, शस्त्र अस्त्र रखना, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी कि इन पर मुकदमे चलें। लेकिन ऐसे 85 से ज़्यादा प्रशिक्षण पाए, हथियारों से लैस ये जिहादी जो पाकिस्तान आते जाते थे, उन्हें छोड़ दिया गया। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का एक समझौता हुआ था। फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी के समझौते के चलते 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। ऐसा माना जाता है कि उन चुनावों में कुछ सीटों पर बहुत धांधली हुई थी। अच्छा। और इस गठबंधन को सत्ता में बिठाया गया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, ये मुख्यमंत्री बने। एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि चीन जाते वक्त फारूक अब्दुल्ला से एक सज्जन ने कहा, शायद वो पत्रकार थे, कि कश्मीर के हालात खराब हैं, वहाँ स्थितियाँ बद से बदतर हो रही हैं, हाथ से निकली जा रही हैं। तो राजीव गांधी ने कहा कि फारूक अब मेरे दोस्त हैं, मैं इस विषय में कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तो वो दोस्ती निभा रहे थे। वो अपने गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन और समझौते के चलते देखते हुए भी नजरअंदाज कर रहे थे। सरकारों को सूचना मिल रही थी, क्योंकि हमारा गुप्तचर तंत्र था। अन्य तरीकों से भी फीडबैक आता था, पॉलिटिकल फीडबैक आता था, सोशल फीडबैक आता था, लेकिन उनके मन में कहीं नहीं था कि वो हस्तक्षेप करें। ये देश के हित की बात है, ये किसी राजनीतिक दल के स्वार्थ की या किसी राजनीतिज्ञ के निजी स्वार्थ का प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं किया गया। 2 दिसंबर 1999 को, उस वक्त राजीव गांधी बहुत से कांडों में भी घिरे थे। बोफोर्स कांड एक बहुत बड़ा कांड था। उसके बाद उनकी पार्टी से वीपी सिंह भी टूटे, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी टूटे, बहुत से लोग टूट करके उन्होंने जन मोर्चा बनाया और फिर जनता दल बना और एक चुनाव लड़ा गया। 2 दिसंबर को
विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक सरकार बनी दिल्ली में, और राजीव गांधी वो चुनाव हारे। ठीक है। और उस सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री बने, जो कांग्रेस छोड़ करके आए थे, और चुनाव लड़े थे वो मुजफ्फरनगर से। तो कश्मीर के नेता, कश्मीरी मुसलमान देश भर में कई जगहों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 370 के चलते वहां फटकने नहीं देते हैं किसी को। न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं। तो ये तो परिपाटी रही है। तो उस समय हमारे गृह दशा कुछ ऐसी बिगड़ी कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, ठीक है, केंद्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे। इन दोनों सरकारों के देखते देखते कश्मीर का हिंदू समुदाय जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया गया, कश्मीर को हिंदुओं से खाली करा लिया गया। और ये अभूतपूर्व मारकाट, अपहरण, बलात्कार, नरसंहार के बीच हुआ। जब कहीं कहीं फोन भी किए गए तो फोन नहीं उठाए गए, पुलिस मांगी गई तो पुलिस नहीं भेजी गई, सेना बादामी बाग छावनी में बैठी रह गई, किसी ने कोई सुध नहीं ली। निहत्थे निर्दोष हिंदुओं को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। हम लोग बिखरे हुए थे, छितरे हुए थे पूरे कश्मीर में। ऐसा नहीं था कि हम किसी एक समूह में कहीं रहते हों, अपना बचाव कर सकें। 40-50 घरों के मोहल्ले में 1 या 2 घर, किसी गांव में 4 घर, किसी गांव में 8 घर। हम पूरी घाटी में, हर कस्बे में, हर गांव में थे, या तो रहते थे या आते जाते थे, चाहे वो एक अध्यापक टीचर की हैसियत से हो, डाकिये की हैसियत से हो, डॉक्टर की हैसियत से हो, सरकारी कर्मचारी की हैसियत से हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो। हमारा पूरी घाटी पर, उसके चप्पे चप्पे पर आना जाना था, नजर थी, छाप थी। और जिहाद को यही खटकता था, क्योंकि हमारी निष्ठा पर संदेह नहीं हो सकता था। हम कश्मीर में भारत थे, तो कश्मीर भारत से निकले, इससे पहले भारत को कश्मीर से निकालने की आवश्यकता थी। तो यही किया गया, हमें इसी का दंड भोगना पड़ा। मस्जिदों से क्या ऐलान हो रहे थे सर? तो 19 जनवरी आने से पहले लगभग 1 हफ्ते तक पूरे प्रदेश की मस्जिदों में, अब ये जनवरी का महीना था, बहुत ठंड होती है, और रात को तो ठंड बढ़ भी जाती है। उन दिनों मस्जिदों से आधी रात को नारे लगते थे कि ए काफिरो, ए जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। रूस पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। रूस ने अफगानिस्तान छोड़ा था उन दिनों, उसको रूस की सेनाओं को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा था, ठीक है, और वो जिहाद के चलते हुआ था। तो जिहादी उससे प्रेरणा ले रहे थे कि रूस को अफगानिस्तान से भगाया है, अब भारत को कश्मीर से भगाए, कि पंडितों कश्मीर छोड़ दो, हम कश्मीर बनाएंगे पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना और उनकी महिलाओं के साथ। कश्मीरी में ये नारा लगता था, हिंदू मर्दों के बिना और हिंदू महिलाओं के साथ। पाकिस्तान बटव रुस्त बटन्योसान, ये कश्मीरी भाषा में, ये कश्मीरी भाषा में, इसमें तुकबंदी बनती है। तो यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे। अच्छा, कौम का रिश्ता। तो और सुरक्षा का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। धरपकड़, रोक टोक, पुलिस, पहरा, कुछ नहीं था। मानो उन्हें खुली छूट दे दी गई हो, लाइसेंस दे दिया गया हो कि जो मर्जी कीजिए।
नोटिसेस लग गए, हिट लिस्ट जारी हो गई, मस्जिदों पर नोटिसेस लग जाते थे, लोग आके बताते थे कि हमने सुना है कि आज इनकी बारी है, उनकी बारी है। पड़ोसी आके कहते तय थे किए कि जाते भाई थे। हाँ, कि अब खाली कर दो, छोड़ दो, चले जाओ, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। क्या वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान भी बचाने की कोशिश कर रहे थे क्या? तो होंगे कोई छिटपुट एक दो वाकये, आमतौर पर ऐसा नहीं था। बल्कि इसके उलट हम अपने घरों से निकले तो उन खाली घरों में पड़ोसी घुस गए, हमारे खेतों में, हमारी दुकानों में, हमारे व्यवसायों में, हमारी ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ। हमारे मंदिर तोड़ने वाले, उन्हें लूटने वाले, सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले, ऐसे नारे लगाने वाले, इस तरह आतंक का एक पूरा वातावरण निर्माण करने वाले कोई इथोपिया से, सूडान से, यमन से, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। ये सब वहाँ के स्थानीय थे। यासीन मलिक वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। फारूक अहमद डार, जिसको हम बिट्टा कराटे कहते हैं, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। सैयद अली शाह गिलानी, जिसको वो बाबाए कौम कहते हैं, जो हुर्रियत का सरगना था, वहाँ का स्थानीय कश्मीरी है। तो ये सब लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इन सब के इशारे पर, चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मारा गया, श्रीनगर दूरदर्शन का निदेशक लसकौल मारा गया, HMT का जनरल मैनेजर मिस्टर खेरा मारे गए, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज नीलकंठ गंजू मारे गए। मैंने आपको पंडित टीकालाल टपलू जी के बारे में बताया। हमारे एक बहुत मशहूर कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी मारे गए। और इन सब नामचीन व्यक्तियों को मारकर ये जतलाया गया कि अगर ये सुरक्षित नहीं है तो आप किस खेत की मूली हैं। इतने लोगों को मारा जा रहा था सर। गृह मंत्री थे मुफ्ती सईद, राजीव गांधी थे, किसी ने सुध नहीं ली कश्मीरी पंडितों की, किसी ने नहीं चेता। जी नहीं। देखिए, ये दो सरकारों के बीच हुआ। मैंने कहा पंडित टीकालाल टपलू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हमारे हाईकोर्ट के जज श्रीमान नीलकंठ गंजू मारे गए तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो एक और नामचीन वकील थे अनंतनाग में, वो मारे गए। श्रीमान भट्ट, इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी डॉक्टर रुबिया सईद, उनके अपहरण का नाटक हुआ दिखाने के लिए, और उसको छुड़ाने के एवज में 5 खूंखार आतंकवादी छोड़ दिए गए। तो ये सब घटनाएं चल रही थीं। एक सरकार गई, उसके होते हुए भी एक नई सरकार आई, उसके होते हुए भी इन घटनाओं को गति मिलती गई। ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था में कौन बैठा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सबकी मिली भगत है। अन्य मुद्दों पर कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे को घसीटेंगे, आरोप प्रत्यारोप में, बहस में। लेकिन इस मुद्दे पर मानो कोई विवाद ही नहीं था, मानो ये कोई घटना ही नहीं थी। किसी को फर्क नहीं पड़ा था। स्वतंत्र भारत में इतनी बड़ी संख्या में, इतने छोटे से समय के अंदर लाखों लोग सदियों से रहते आ रहे अपने क्षेत्र को, अपने घरों को, अपनी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएं, क्योंकि वो अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपनी जान को सुरक्षित नहीं रख सकते, अपने भविष्य को वहां शून्य में देखते हैं। इसलिए उनका वहां से निकल जाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। इस परिस्थिति को बनने दिया गया, इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। यहां तक कि एक
स्वतंत्र मीडिया वाला यह देश, लोकतांत्रिक देश, 800 सांसदों की संसद वाला यह देश, इतने बड़े बड़े सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सेशंस कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होते हुए बड़ी न्याय प्रक्रिया, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े अफसरशाह, नौकरशाह, लेखक, कवि, जो छोटी छोटी बातों पर तुनक जाते हैं, याचिकाएं लगाते हैं, आधी रात को हमारे न्यायालय खुलवाते हैं, इस बात पर मानो चिकने घड़े पर बूंद थी। तो ये स्थिति हुई। आज भी सर डर लगता है कश्मीर पे जाने के लिए? देखिए, मैं अपने समुदाय में ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे परिचय में 90% से अधिक लोग न उसके बाद लौट के कश्मीर गए और न जाना चाहते हैं। अच्छी खासी हैसियत वाले, खाते पीते पढ़े लिखे लोग। हमारे समुदाय में एक महिला डॉक्टर हैं, अपोलो में गायनोकोलॉजी की हेड हैं, डॉक्टर शक्तिभान। उन्होंने कहा कि मैंने कश्मीर से निकलते वक्त अपने घर को मुड़ करके एक आखिरी बार देखा, आंख भर के। उसके बाद आज तक वहाँ न गई हूँ, न जाना चाहती हूँ। और यही मनस्थिति अधिकांश की है। आप नहीं चाहते सर आपका घर वापस आपको मिले? देखिए, कौन नहीं चाहता अपना घर, अपनी पुरखों का घर, अपने पुरखों के तीर्थ, अपने मंदिर, अपना जन्म स्थान, अपनी पहचान का आधार कौन नहीं चाहता। और न सिर्फ मजबूर कर दिया गया, बल्कि व्यवस्था की ऐसी उपेक्षा हुई कि उस विषय में आज तक कुछ नहीं किया गया। जितने लोग मारे गए, एक नया पैसा उसका मुआवजा किसी को नहीं मिला। यहाँ तो एक फौरी सहायता के रूप में कहते हैं ना कि अगर रेल हादसे में मर गए लोग तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए मिलते हैं, सड़क हादसे में मर गए हैं, दंगे में कोई मारे जाते हैं तो इस तरह की कोई एक अनुदान राशि, उसके बाद कुछ सहायता जी। आज तक एक धेला किसी को नहीं दिया गया। घर लुट गए, कोई कॉम्पनसेशन नहीं। व्यवसाय उजड़ गए, खेत चले गए, बागान चले गए, नौकरियां चली गईं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई अनुग्रह राशि नहीं, कोई भरपाई नहीं, कोई न्याय नहीं। हजारों एफआईआर हैं। पीड़ित सर्वाइवर्स आज भी जिंदा हैं। उनसे कोई बयान लेने नहीं आया कि आप तो गवाह थे, आप जरा बताइए आपने क्या देखा। क्योंकि ये जो सरकार दर सरकार आती रही, 9 प्रधानमंत्री हो गए तब से, किसी की ये रुचि नहीं रही कि मुकदमा चलाया जाए, दोष सिद्ध किया जाए, दोषी को सजा दिलाई जाए, पीएम मोदी जी की पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए। पीएम मोदी जी की भी नहीं। उन्हें भी लगभग 10.5 साल हो गए आए हुए। बीजेपी ने क्या रुख अपनाया सर कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए? क्या कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों को उनका वापस घर मिले, उनको वापस? अभी तक तो किसी को नहीं मिल पाया है। 10 वर्ष से अधिक हो गए, अभी तक तो किसी को नहीं मिल पाया है। और 35 वर्ष हो गए कुल मिला के पिछली सरकारों के। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया शरणार्थी शिविरों में, कोई गृह मंत्री नहीं गया हाल पूछे कि आप कहाँ हो, कैसे हो, हम क्या कर सकते हैं, आपकी हमसे क्या अपेक्षा है। बीजेपी तो कहती है सर कश्मीरी पंडितों को वापसी कराएंगे। हाँ, मैंने भी सुना है जो आपने सुना है, और चुनावों के वक्त तो ये बार बार सुनने को मिलता है। क्रियान्वित नहीं हुआ अभी तक? अभी तक मेरे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो कथनीय और करनीय फर्क है? मुझे लगता है कि इस तरह का निष्कर्ष वाजिब है अभी तक तो, या पता नहीं किस बात की प्रतीक्षा में है। सर आर्टिकल 370 आप हमारे वापस जाने को छोड़ दीजिए, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है कि लाखों लोग घरों से उजड़ करके बिखर गए देश में, सर इसका ये दुनिया कारण में, तो नहीं है कि अगर हम इस मुद्दे को वापस उठाएंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, इसलिए ऐसा तो नहीं सरकार डरती है या सरकार कमजोर है?
हाँ, अब ये भी एक आकलन हो सकता है। कि हम वापस शुरू करेंगे ये बात, तो वहाँ पे फिर से लोग उग्र होंगे और फिर वहाँ पे जो आज जो बचे हैं उनको भी भगा दिया जाएगा। बचे क्या हैं, कितने हैं? आज़ादी के समय सर 15% थे, आज सर 4% रह गए हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ 100 परिवार बचे हैं, जी। वो 0.% में भी नहीं आते हैं। 1% तो छोड़ दीजिए, उनकी गिनती गिनने, हाथों में गिनने लायक है, ढूंढने पर नहीं मिलते हैं। और वो कोशिश करते हैं कि हम दिख ना जाएं, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं। अच्छा। वो आसानी से चिन्हित होकर के अपने होने का और अपने दिखने का खामियाजा भुगतने वाले हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, और क्या डर होगा? और अगर इसी डर से सरकारें चलती रहीं तो फिर हम किस भविष्य की ओर जा रहे हैं? आपका अपना कोई नहीं है सर? मुझे लगता है कि इस समुदाय को अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। इस समुदाय के विषय में आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। कश्मीर में इस देश ने क्या झेला, उसके ऊपर कोई श्वेत पत्र नहीं आया है। आज तक इस विषय में हमारी क्या योजना है, इसका मुझे तो कम से कम पता नहीं है। सर कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, विवेक अग्निहोत्री ने बनाई, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, उसके बाद भी सर कोई नहीं जगा, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने बात नहीं की। नहीं, देखिए सरकार ने एक बहुत बड़ा काम बस किया। ये है कि मूवी देखो खूब दबा के, हाँ, उसको यही टैक्स फ्री कर दिया। बस यही किया। अब देखिए ये लेकिन इतना जो बड़ा मेन अनुग्रह है। मुद्दा था उस विषय पर तो कोई बात ही नहीं किया। तो उस विषय पर चुनावों में बात होती है। उस विषय पर जब टीवी पर बहस होती है और कोई कहता है कि गुजरात में क्या हुआ, तो फौरन याद दिलाया जाता है, तो फिर कश्मीर में क्या हुआ, तो फिर दिल्ली में सिखों के साथ क्या हुआ। तो हम बहस में एक अच्छा दमदार मुद्दा हैं, बहस में हम चुनावों में एक अच्छा दमदार मुद्दा है देश भर के अंदर। आप वोटिंग के लिए काम आएंगे सर, आप वोट के लिए काम आएंगे, लेकिन आप खुद के लिए काम नहीं आ पा रहे हैं, आपके लिए कोई काम नहीं आ पा रहा है। हाँ, हम उस प्राथमिकता में नहीं है कहीं। आपसे वोट तो लिया जा सकता है, लेकिन आप जिंदा रहें और आप वोट दें, इस विषय पर कोई बात हाँ, नहीं। हमारे वोट की कीमत नहीं है। हमारे मुद्दे पर जो वोट मिल सकते हैं उसकी बड़ी कीमत है जी। हमारे अपने वोट की कीमत नहीं है। हम किसी को हराने या जिताने में अपने वोट से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा मुद्दा जो है जिता सकता है, हरा सकता है। सर एक और, कश्मीर में सर मतलब वो तो घाटी ऐसी रही है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काट पीट किया गया है, मार पीट किया गया है। सर एक और है वाकया 2003 का, नंदीमर्ग नरसंहार। लश्कर ए तैयबा सेना की वर्दी में आता है और 24 कश्मीरी पंडितों को खड़ा करके भून देता है सर, गोली मार देता है। क्या विवाद था सर उसका? कुछ नहीं, ऐसा ही एक और नरसंहार था वंदहामा का, ऐसा ही एक और नरसंहार था संग्रामपुरा का। आप कश्मीर में अगर वापस लौटने का दुस्साहस करेंगे, क्योंकि बार बार ये आज ही की बात नहीं है कि कश्मीर सामान्य हो गया, चलो घर चलो, चलो घर चलो। हमें निकले हुए अभी कुछ साल ही हुए थे, तो ये फिर टाँव टाँव होने लगी कि ओ अब ठीक हो गया, अब चलो घर चलो, अब चलो घर चलो। अच्छा। तो कुछ लोगों को इस तरह के बहकावे में लाकर अपने अपने गांव, अपने अपने घर लौटने को उत्साहित किया गया। जैसे बिहार का बेचारा वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचने कश्मीर चला गया, उनकी कहा गया कि अब कश्मीर सब ठीक ठाक है, सामान्य है, चंगा है। तो 90 के दशक में हमारे ही समुदाय के कुछ बड़े बड़े वकील हैं यहाँ दिल्ली में, सरकार के साथ मिलके चलो हम ले जाते हैं समुदाय को, आपके माथे से ये लांछन साफ करवाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोग जब अपने घर पहुंचते हैं और जिहाद को लगता है कि अरे ये तो हमारे किए कराए पे पानी है कि ये लोग फिर आ गए, तो ये उनका संदेश देने का तरीका है। अच्छा। वंदहामा का नरसंहार 23 मार्च को हुआ। 23 मार्च पाकिस्तान का नेशनल डे है। ठीक है। उस दिन लाहौर में एक
प्रस्ताव पास किया था मुस्लिम लीग ने कि हमें इस देश को तोड़कर मुसलमानों के लिए एक पाकिस्तान बनाना है 1940 में। तो उसको पाकिस्तान अपना एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। उस दिन कश्मीर में 28 लोग भून दिए गए। ऐसे मनाया उन्होंने अपना राष्ट्रीय दिवस। यहां जो उनके गुर्गे थे, उनके हाथों हिंदुओं का नरसंहार करके। इसी तरह नदी मार्ग में नरसंहार हुआ। शबे रात थी, सब गांव वालों से, जो गांव में जो मुसलमान परिवार थे, उनको मस्जिद में इकट्ठा कर लिया गया। वो रात को उनके यहाँ दुरूद खानी होती है, उत्सव होता है, और लाउड स्पीकर की आवाज तेज कर दी गई ताकि उन्हें गोलियां चलती न सुनाई पड़ें। अच्छा। जो कि पूरे आसपास के घरों से परिवारों को इकट्ठा करके लाइन में खड़ा करके मारी जा रही थी, जिसमें 4 वर्ष का बालक भी था। तो ये उनका तरीका है, और यही होता रहा। जिसने भी लौटने की जुर्रत की, आज उसको टारगेटेड किलिंग कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर पैकेज में कुछ लोगों को नौकरी का दिलासा देकर, क्योंकि हालत तो खराब है, अपने घर बार जमीन व्यवसाय से बिछड़कर आप क्या करेंगे, तो चलो तुम्हें नौकरी देते हैं, लेकिन कश्मीर में करनी पड़ेगी। ले गए और वहां मारे गए। उन्हें बाड़े नुमा जगहों पर रखा गया, कंटीले तार लगाकर, पोटा केबिन बनाकर, टेम्परेरी हाउसिंग में, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो देखो देखो, हम कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर वापस ले जा रहे हैं। मैं कहा, अच्छा इनको वापस लाओगे? तो जहां देखा मारा। स्कूल में पढ़ा रहे हैं टीचर, तो उनको मारा। चुन चुन के मार रहे हैं सर। बिल्कुल। बैंक में काम कर रहे हैं तो मारा। बाजार में कुछ खरीदने गए हैं तो मारा। ये तो खबर सर अभी आर्टिकल 370 के हटने के बाद आई है। तो ऐसे लोग जो उन दिनों नहीं निकले किसी तरह ढाढ़स बंधाकर, एक केमिस्ट थे, उन्होंने कोरोना काल में बहुत मदद की, मखनलाल बिंद्रू, उनको उनकी दुकान में बैठे बैठे मारा। तो किसी को नहीं बख्शा। ये नफरत क्यों है सर? इतनी नफरत क्यों है कश्मीरी पंडितों से? क्या कर रहे हैं बेचारे? उनका तो अपना कोई नहीं, सरकार भी नहीं, क्योंकि कश्मीरी भी नहीं, और कश्मीर भी बचे रह गए। हमने अपना धर्म, अपनी आस्था नहीं छोड़ी। हमने उन मंदिरों में पूजा करना बंद नहीं किया, वहां घंटी बजाई। मोहल्ले में चाहे हम 2 ही 3 ही घर हों, हमने अपनी प्रार्थना उपासना, अपने पर्व त्योहार, अपने मंदिर, अपने तीर्थ, अपना टीका, अपना जनेऊ, अपनी परंपरा नहीं छोड़ी। भेदभाव के बावजूद नहीं छोड़ी, आतंक के बावजूद नहीं छोड़ी, हिंसा के बाद भी नहीं छोड़ी। और सैकड़ों वर्षों तक ये जो दौर चलता रहा, जिसमें लोग कटते कटते घटते घटते मुसलमान हो गए, लेकिन हम जो कुछ बचे रह गए, हमने नहीं छोड़ी। और हम उनकी इस अभियान में बाधा थे कि कश्मीर में इस्लामी शासन आए और वो इस देश से बाहर कर दिया जाए, इस देश को तोड़कर बाहर निकाल लिया जाए। उनकी इस अभियान में हम एक सीधी सीधी बाधा थे। ये है हमारे खिलाफ नफरत। कहा जाता है सर कश्मीर ऋषि कश्यप ने बनाई, उनकी राजधानी थी वो, वहाँ पे कश्यप समाज का वास था। फिर सम्राट अशोक के समय वहाँ पे बौद्ध का भी केंद्र बना। फिर 1589 में मुगल आए। 1814 में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख समाज की स्थापना कर दी। उसके बाद 1925 में महाराजा हरि सिंह वहाँ पर आए। फिर उसके बाद भारत के साथ उन्होंने विलय कर लिया। कश्मीर सर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़ा गया है। कश्मीर कश्यप जी से शुरू हुआ, कश्यप कौम से शुरू हुआ और वो बदल गया मुस्लिम कौम में, और जो वहाँ पंडित थे उनको मार दिया गया। क्या कश्मीर के खून में ही गुंडागर्दी और ये उत्पात है क्या? ऐसा नहीं होता है। कश्मीर इस देश की ज्ञान परंपरा का उद्गम है। कश्मीर का एक नाम शारदा प्रदेश भी है। जी। माँ सरस्वती का वास था। जी।
वहाँ इस देश के मनीषी, विद्वान, सन्यासी, संत गए। वहाँ से जिस साहित्य का निर्माण हुआ वह संस्कृत साहित्य की एक धरोहर है। बिल्कुल, शैव दर्शन भी वहीं से उपजा था। जी, पतंजलि ने अपने योग सूत्र बिल्कुल वहाँ दिए। बिल्कुल। उसी क्षेत्र में पणिनि हुए जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी जो संस्कृत का व्याकरण है। उसी क्षेत्र में आचार्य अभिनव गुप्त हुए, क्षेमेंद्र हुए, क्षेमराज हुए, आनंदवर्धन हुए, रुय्यक हुए, कैयट हुए, लल्लट हुए, भट्टलोलट हुए। ये सब भारत की ज्ञान परंपरा के वाहक हैं। और उसी क्षेत्र में सर 19 जनवरी 1990 भी हुआ। जो काम औरंगजेब नहीं कर पाया अपने जीते जी, वो काम आज़ाद भारत में इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी संसद, इतने न्यायालयों की श्रृंखला, इसके होते हुए देखते देखते हो गया। सर आपने दोस्ती का जिक्र किया राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला। सर एक दोस्ती और याद दिलाना चाहूँगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की। क्या आप मानते हैं सर कि जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्ती के कारण ही जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया और आज पीओके और बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास रह गया और हमसे छिन गया? इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और ये उनके, मैं उसे गलतियां नहीं कहूँगा, ये अपराध हैं जवाहरलाल नेहरू के, जो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के प्रति किए। उन पर अगर मरणोपरांत भी द्रोह का मुकदमा चलाया जाए तो कम है। ये उनके अपराध हैं। लेकिन इस पूरी क्रम में एक अपवाद और भी है। 1953 में जब उनको भनक लगी कि शेख अब्दुल्ला कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिली भगत करके कश्मीर को भारत से तोड़ने की एक साजिश में लगा हुआ है, तो उसको अपदस्थ करके गिरफ्तार किया और 10 साल जेल में रखा। सर ये कहानी तो एक ये भी है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब देशव्यापी आंदोलन किया तो उस दौरान भी शेख अब्दुल्ला ने उनकी हत्या करवाई और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। बाद में नेहरू जी ने उसको छुड़वा भी दिया। नहीं, गिरफ्तारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई थी, शेख अब्दुल्ला के कहने पे हुई थी। और जब वो बीमार हो गए उनको अस्पताल रखा गया और ऐसा माना जाता है कि वहाँ उनकी हत्या करा दी गई इलाज के बहाने, ऐसा माना जाता है। उनकी माँ जोगमाया देवी लिख करके मांग करती रहीं कि इस पर जांच हो, जांच नहीं की और आज गई। तक कुछ नहीं हुआ। उनका शव उनके पास लाके पटक दिया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। आज तक कोई जांच नहीं हुई। मतलब सुभाष चंद्र बोस 1945 के बाद कहाँ चले गए, क्या हुआ, इस पर 1980-90 तक जांच होती रही। आज भी किताबें लिखी जा रही हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के सर फाउंडिंग फादर हैं, वो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। उसकी भी जांच नहीं हो रही है। जांच नहीं हुई, उस पर कोई आधिकारिक रूप से निष्कर्ष निकालना मुश्किल है। और शेख अब्दुल्ला के बारे में मैं कह रहा हूं कि इसी नेहरू ने उन्हें 10 साल जेल में रखा, कश्मीर से निष्कासित कर दिया, घुसने नहीं दिया। लेकिन ये अपने आप में किसी भी तरह का पश्चाताप नहीं मानता मैं इसको। उन्होंने जो ठीक समझा किया और इससे उनके कोई अपराध कम नहीं होते नेहरू के। लेकिन कम से कम ये तो किया। उसकी पार्टी तोड़ दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसकी पार्टी तोड़कर उसके जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नेता थे उनको अलग करके उनकी सरकार बनाई, उसको बाहर से समर्थन दिया, फिर उनको कांग्रेस में ले आए। ऐसा कुछ किया। ये सब प्रपंच जो राजनीति में चलते हैं किए। लेकिन जो नुकसान दे गए वो न सिर्फ कश्मीर में बल्कि 62 में चीन के युद्ध के समय जो संवैधानिक विकृतियां डाल गए वो हमारे संविधान में, वो अक्षम्य है।
सर मैं इसी विषय पे बात करना चाहूँगा, पीओके और बलूचिस्तान कैसे चला गया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कवालियों ने हमला किया हिंदुस्तान के कश्मीर पर। ये एक और पाखंड है, ये पाकिस्तान ने हमला किया था, हम कबायलियों की रेड मानते हैं इसको। इसके अब पूरे दस्तावेज, पूरे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि ये पाकिस्तान की सेना द्वारा किया गया। हाँ, छद्मवेश में, तो जब इन्होंने वर्दी पहन के नहीं आए थे, लेकिन ये तो जो कमीशन बैठा यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उस कमीशन के निष्कर्ष हैं। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ में ये सुरक्षा परिषद ने ये प्रस्ताव पास किया कि पाकिस्तान अपनी सारी सेनाएं हटा लेगा वहां से। सही बात है, ये प्रस्ताव पास किया था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान की सेना वहां पर थी। तो इसको कबायलियों की रेड नहीं कही जा सकती। ये आज तो कम से कम हमें कहना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान का आक्रमण था, औपचारिक आक्रमण था। ठीक है। और इसके साक्ष्य जस्टिस ओवन डिक्सन कमीशन, ऑस्ट्रेलियन जज था, जो भारत भी आया, पाकिस्तान भी आया, साक्ष्य लिए उसने, और उसने सुरक्षा परिषद को ये साक्ष्य दिए। तो सुरक्षा परिषद ने कहा पाकिस्तान अपनी सेनाएं हटाए वहां से। ठीक है। और उसके बाद उनका एक ब्रिगेडियर अकबर खान था जिसके नेतृत्व में ये सब हुआ, अभियान चला। उसने तो किताब लिखी है, रेडर्स इन पाकिस्तान, उसमें उसने कबूला है कि हमने अटैक किया था। अच्छा जी। तो सर अटैक तो कर दिया, फिर उसके बाद वहाँ के महाराजा ने कहा कि सेना भेजिए। नेहरू जी ने सेना भेजने में देरी की, वो तो इंटरवीन ही नहीं कर रहे थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन गृह मंत्री ने इंटरवीन किया और सेना भेजी। ऐसा था, इन्होंने एक बहाना बनाया, ये कहा कि जब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, भारत की सेना उसकी रक्षा क्यों करे, जब तक विलय नहीं करता है। हाँ। अब विलय महाराजा हरि सिंह मांग रहे थे 3 महीने से, और ये खुद नेहरू का भाषण है भारतीय संसद में, शायद 12 जुलाई 1952 को। नई संसद बनी थी चुनावों के फौरन बाद। उसमें वो स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं कि हरि सिंह तो जुलाई में मेरे पास प्रस्ताव लेके आए थे कि कश्मीर का विलय हो। मैंने कहा जल्दी क्या है, कश्मीर तो एक जटिल मामला है, इस पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये दोष वहां के महाराजा पर मढ़ देना अन्याय है। ये तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ और स्वयं महाराजा के साथ अन्याय है। ये कह देना कि वो आनाकानी कर रहे थे, वो इच्छुक नहीं थे। सर इसका एक कारण ये भी नहीं कि एक बार शेख अब्दुल्ला ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया था उनको, नेहरू जी को, और उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि महाराजा को हटा उस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि महाराजा जी को हटाया जाएगा। नेहरू आने वाले थे और महाराजा ने एंट्री बैन कर दी। नहीं था, ऐसा था कि 1946 में शेख अब्दुल्ला ने एक अभियान, एक कैंपेन शुरू किया, एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था क्विट कश्मीर मूवमेंट। बिल्कुल, ये क्विट इंडिया मूवमेंट की नकल पे किया गया था। तो गांधी ने भी मुंह चिढ़ाया और कहा कि भाई अंग्रेज तो यूरोप से आए थे, तो हमने कहा था कि घर वापस जाओ, महाराजा तो स्थानीय है, वो तो वहीं का है, उसको आप कौन से घर भेज रहे हो क्विट कश्मीर के। ठीक है। तो नकल के साथ भी मतलब अकल होनी चाहिए। लेकिन वो चली मूवमेंट, और क्योंकि ये खुला देशद्रोह था तो महाराजा ने शेख को बंदी बनाया, गिरफ्तार किया। तो नेहरू कूद के यहां से कश्मीर जाने वाले थे। अच्छा। कि उनकी अनुपस्थिति में इस आंदोलन की अगुवाई मैं करूंगा। अच्छा, तो यदि शेख करे तो अपराध है, तो नेहरू करें तो वो अपराध क्यों नहीं है? तो उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर आप आए यहाँ तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। नेहरू फिर भी गए तो उन्हें पकड़ लिया गया, पकड़ के बेरंग वापस भेज दिया गया। बड़ी इज्जत के साथ भेजा, क्योंकि वो देश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री होने जा रहे थे। उन्हें राजा की गाड़ी में एक सर्किट हाउस में बिठाया गया। यहाँ पर क्रिप्स कमीशन आया हुआ था, कैबिनेट मिशन था। उनके साथ इनकी बातचीत में कोई बाधा ना हो, एक स्पेशल टेलीफोन लाइन लगाई गई। राज्य के प्लेन से वो दिल्ली वापस आए। अच्छा, सर सम्मान भेजा गया। हाँ, लेकिन उन्हें कहा गया था कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और बोला गया था कि पुनः आइएगा तो ये सब नहीं होगा। मतलब उन्हें चेतावनी दी गई थी। रामचंद्र काक उस वक्त प्रधानमंत्री थे कश्मीर के। उन्होंने कहा था कि ये हम एक सार्वभौम रियासत हैं, यहाँ के कानून हैं, आप उनका उल्लंघन नहीं कर सकते।
तो कहीं इसी कारण तो नहीं नेहरू जी ने लेट कर दिया सेना भेजने में? यही था, वो बार बार कहलाते रहे कि मैं महाराजा से बात नहीं करूंगा, जी। शेख अब्दुल्ला को अपना प्रधानमंत्री बना के भेजो मेरे पास, तो मैं बात करूंगा। और इसी के चलते कश्मीर का विलय रोका इन्होंने। ये इतना बड़ा अपराध है देश के साथ, ये इतना पाप किया है उन्होंने। कश्मीर को समय पर देश में विलय नहीं होने दिया, इस पर युद्ध होने के बाद भी सेना नहीं भेजी। तो महाराज ने माना, कहा कि अच्छा भाई, शेख अब्दुल्ला को जो चाहे बना लो, लेकिन सेना भेजो। नतमस्तक हो गए महाराज। बिल्कुल, कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपमान का घूंट पिया और उनकी हर शर्त मानी, बिना शर्त विलय किया, अपनी ओर से कोई शर्त नहीं रखी। इसका उदाहरण मिलता है, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री एक बुक है, प्रेमशंकर झा ने लिखी है। उसमें उन्होंने, उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ थे, जो बाद में जनरल मानेकशॉ, फील्ड मार्शल मानेकशॉ हुए, उनका इंटरव्यू है। वो उसमें कहते हैं कि जब इस पर बात हो रही थी तो मैं उस कमरे में था जहां लॉर्ड माउंटबैटन, सरदार पटेल, प्रधानमंत्री नेहरू, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ये सब थे, और मैं मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उस बातचीत का ब्यौरा उन्होंने दिया। क्या ये भी तब भी नेहरू कह रहे थे कि सेना भेजें या संयुक्त राष्ट्र संघ जाएं। तो टोकते हुए सरदार पटेल ने कहा, जवाहर तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जैसे ही उनके मुंह से निकला हाँ क्यों नहीं चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल मुड़े और मानेकशॉ को कहा, तुम्हें प्रधानमंत्री के आदेश मिल गए हैं, जाओ सेना भेजो। ठीक। तो इस तरह सेना रवाना की गई अगले दिन, क्योंकि रात में विमान नहीं उड़ सकते थे। तो भोर पहली किरण पे एयरपोर्ट से 4 कुमाऊं और फर्स्ट सिख ये पलटनें भेजी गईं। मेजर सोमनाथ शर्मा, परमवीर चक्र, कश्मीर में उन्होंने वीरगति पाई। इसी तरह राजपूताना राइफल्स के पीरू सिंह, परमवीर चक्र, उसी युद्ध में कश्मीर में वीरगति पाई। इसी तरह फर्स्ट सिख के करम सिंह, सूबेदार करम सिंह, रिचमार गली, परमवीर चक्र, वीरगति पाई। क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये उनसे पूछिए जो जान हथेली पे लेके लड़ते हैं। कश्मीर को बचाने के लिए इस देश ने अपना बहुत रक्त बहाया। लेकिन जब युद्ध लड़ रहा था, युद्ध चल रहा था, तो नेहरू जी ने युद्ध विराम भी कर दिया, जिसके कारण आज पीओके और बलूचिस्तान उनके पास ही रह गया। 1 जनवरी 1949, लगभग 1.25 साल ये युद्ध चला। 22 अक्टूबर 1940। हाँ ठीक। और भारत की सेनाएं खदेड़ रही थीं बिल्कुल आतताइयों को, आक्रमणकारियों को, पाकिस्तानियों को। हर मोर्चे पे लड़ा जा रहा था युद्ध। यहाँ तक कि सेना कहती थी कि ये युद्ध बहुत लंबा चल जाएगा, हमें कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर आघात करना चाहिए, जो इनकी सप्लाई लाइंस हैं उन्हें तोड़ना चाहिए। नेहरू ने कहा, कतई नहीं, खबरदार पाकिस्तान पर एक भी गोली या गोला चला। पाकिस्तानी प्रेम सर। तो ये युद्ध गांव गांव, गली गली, शहर शहर, कस्बा कस्बा, जिला जिला लड़ा गया। उसके बावजूद भारत की सेना ने अदम्य शौर्य और बलिदान के साथ अपने क्षेत्र को मुक्त किया। 40% क्षेत्र अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में था और सेना चिरौरी करती रह गई कि हमें कुछ हफ्तों का समय और दीजिए। लेकिन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की गई। उस पर अंग्रेजों का भी हस्तक्षेप था, उनका भी आग्रह था, रोक दीजिए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो क्षेत्र पाकिस्तान के पास अभी भी है वो वहीं रहे। ये उनके लिए सामरिक महत्व का था और नेहरू ने ऐसा हो जाने दिया। सर, ये सच है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा भी नेहरू जी लेके गए थे? जी हाँ। क्या इस देश के सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं है? क्या हम इतने कमज़ोर थे कि हम अपना मुद्दा खुद नहीं सुलझा सकते थे? अब सोचिए उस समय क्या आया होगा उनके दिमाग में, क्यों ऐसा किया इन्होंने। क्योंकि जब आप अभी बता रहे हैं कि वो एक मीटिंग में बैठे थे कि मुद्दा यूनाइटेड नेशन लेके जाएं या कश्मीर में लड़ाई लड़ें, तो उसके बाद भी जब ये लड़ाई हो गई और उसके बाद भी हम चाह सकते थे, हम ले सकते थे, हमारी सेना में इतना शौर्य था, उसके बाद भी वो चले गए। बिल्कुल, मैंने कहा कि उन पर बहुत प्रभाव था अंग्रेज सरकार का
और खास माउंटबेटन से बहुत अच्छी दोस्ती थी उनकी। बिल्कुल माउंटबेटन चाहते थे कि पाकिस्तान को ही कश्मीर मिले। उसमें सदाशिव गोलवारकर ने जाकर के वहाँ के महाराजा को समझाया कि आप हिंदुस्तान के साथ विलय कर लीजिए। महाराजा को समझाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि महाराजा तो खुद विलय को आतुर थे। नहीं, लेकिन माउंटबेटन तो हमेशा दबाव डाल रहे थे। माउंटबेटन का दबाव नेहरू के चलते काम करता था। माउंटबेटन की बेटी है, उसका नाम है एलिजाबेथ। उसने किताब लिखी है डॉटर ऑफ एन एम्पायर, डॉटर ऑफ एम्पायर। ओके। उसमें वो कहती हैं कि मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा कि कश्मीर में युद्ध विराम होना चाहिए, आप नेहरू को कहिए कि वो युद्ध विराम करें। तो उस पर मेरी माँ ने मेरे पिता से पूछा कि नेहरू क्यों मानेंगे युद्ध विराम। तो मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा, आप कहोगी तो जरूर मानेंगे। और ऐसा हुआ। ये उसने पुस्तक में लिखा। तो माउंटबेटन ने नहीं कहा। हाँ, ये किसी जनसंघी की लिखी हुई पुस्तक नहीं है। ये माउंटबेटन की बेटी की पुस्तक है, जिसमें उसके संस्मरण हैं और जिसमें वो ये बातचीत सुन रही है। सर, क्या ये भी सच है कि आर्टिकल 370 का जो मुद्दा डाला गया संविधान में, वो भी शेख अब्दुल्ला के कहने पे डाला गया? बिल्कुल। और वहाँ पे संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह रहे थे कि मैं इसको खुद नहीं डालूंगा, लेकिन नेहरू जी ने दूसरे से इसको डलवा दिया। देखिए, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहले शेख अब्दुल्ला को उन्हीं के पास भेजा था नेहरू ने कि उनसे कहो कि ऐसे ऐसे प्रभाव वाला एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दें। तो वार्ता में जब उन्होंने सुना शेख को, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझसे इस देश के साथ गद्दारी करने को कह रहे हो। अभी इस नव स्वतंत्र देश जिसने कश्मीर में आपको सुरक्षा दी है, आपकी व्यवस्था देखी है, आपके लिए पुल बनाए, सड़कें बनाएंगे, आपका खाना, पानी, बिजली, ऊर्जा सब देखेंगे, वह देश ये सब आपकी सेवा करे, लेकिन आप इस देश के प्रति उत्तरदायी ना हो, आप इस क्षेत्र में इस देश का कोई दखल ना हो, आप मुझे अपने देश के साथ ये गद्दारी करने के लिए कह रहे हैं, मैं ऐसा कतई नहीं करूंगा। और ये रिकॉर्ड पर है कि जिस सत्र में संविधान सभा के इस बात पर बहस हुई और इसको स्वीकारा गया, उस सत्र का बहिष्कार किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। वो सत्र में नहीं आए। लेकिन ये वो समय है जब गांधी जा चुके थे। नेहरू पर किसी का दबाव नहीं चलता था और नेहरू उच्छृंखल हो रहे थे। और जब कांग्रेस की कार्य समिति ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने पटेल को बुलाकर कहा कि इसको पास करवाओ। तब मुझे लगता है कि सरदार पटेल की ही दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसको पास तो करवाया, लेकिन इसमें लिखा कि यह एक अस्थाई अनुच्छेद है, टेम्पररी। राइट। वो समझदारी काम आ गई, लेकिन उसको भी तो दंड से झेलना पड़ा देश को। सर, वो ऐसा अस्थाई था कि वो 75 वर्ष तक अस्थाई ही चलता रहा। अच्छा। वो अस्थाई हो गया। इस कानून में, इस संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हुए, लेकिन ये अस्थाई अनुच्छेद बना रहा और इसको स्थाई स्थाई कहने लगे। बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जज तो कहते थे क्योंकि ये इतनी देर से बना हुआ है तो ये अब स्थाई ही समझ लिया जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे कुतर्क, ऐसी ऐसी विकृतियां हमारे। कश्मीर सर इतना संवेदनशील था, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा था। क्या कारण है, क्यों डरे हुए थे लोग, सारे लोग? और दूसरी चीज सर, नेहरू जी की क्या मजबूरी थी जो इस शेख अब्दुल्ला जो भी कहता था मान लेते थे? क्या ऐसा? उन्हें सेक्युलर दिखने का शौक था। सर, सेक्युलर दिखने का शौक है तो 1932 में जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी बनाई तो उसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से पार्टी बनाई थी। 39 में जब उसने देखा कि और लोग जुड़ रहे हैं तो उसने फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। नहीं, उसको ये पाखंड करने के लिए भी नेहरू ने ही अच्छा समझाया था कि भाई देखो, नाम में
नेशनल कर दो, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ना, इससे थोड़ा हमको परेशानी हो सकती है। तो सर जो व्यक्ति पार्टी ही बनाया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उससे क्या सेक्युलर की उम्मीद की जा सकती थी? बस आप सोचिए, तो उससे अगर सेक्युलर व्यक्ति कैसे जुड़ रहा है, क्या मजबूरी है? ये एक बड़ी मजबूरी तब कांग्रेस के पास ये पाखंड करने की इसलिए थी कि मुस्लिम लीग चाह रही थी कि देश टूटे, ठीक है। कांग्रेस चाह रही थी कि वो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुस्लिम दिखे, ताकि ताकि मुसलमानों का दिल जीता जा सके। ठीक है। तो उन्होंने मौलाना आजाद को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। मौलाना आजाद पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस में अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है। कुछ अपवाद हों तो 2 साल ज्यादा से ज्यादा। अब तो सर चल रहे हैं लंबे अपवाद। नहीं, उन दिनों की बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी की बात कर रहा हूँ। अब तो कांग्रेस अपने आप में अपवाद हो गई है। उस समय महात्मा गांधी भी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1 साल के लिए बने थे 1924 में। अच्छा। तो ये मौलाना 7 साल तक अध्यक्ष रहे, 1946 तक, 1940 से। क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही थी और हमें मुसलमानों को जतलाना था, हम तो मुस्लिम लीग से ज्यादा मुसलमान हैं। हमारे पास तो अरबी बोलने वाला मुसलमान भी है जो मक्का में पैदा हुआ है, जो पार्टी का अध्यक्ष है। ये जिन्ना तो उर्दू भी ठीक से नहीं बोल पाता, इसको तो पूरी कुरान याद है। ये पाखंड चल रहा था। अच्छा, मुस्लिम लीग से ज्यादा आपको मुस्लिम हाँ, दिखना तो था। हमें मुस्लिम लीग से ज्यादा मुसलमान दिखना था, मोर कैथोलिक देन द पोप। तो ये जब आप पर ये सनक सवार हो, ये जो दिल जीतने की सनक है ना, ये आपसे जो ना कराए कम है। 62 में सर कोशिश की गई, हिंदी चीनी भाई भाई, पता नहीं क्या, मतलब आप सोचिए कि हमें बार बार ठोकरें खाने के बाद भी अकल नहीं आती है। हम दुनिया के अनुभव देखकर भी सीखते नहीं हैं। ये सनक ऐसी चीज है साहब, सनक बड़ी चीज है, ये जो ना कराए कम है। और खासकर ये शत्रु से अनुमोदन पाने की सनक। बिल्कुल सर। अभी आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट जीती, बीजेपी 29, कांग्रेस 6, पीडीपी 3। एक खास चीज़ देखने को मिली, बीजेपी को सीट सिर्फ जम्मू क्षेत्र में मिली, कश्मीर क्षेत्र में कुछ भी नहीं। जबकि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि सबके साथ, सबका विश्वास और सबका विकास हो, सबका प्रयास भी हो। अब नया जोड़ दिया गया है। उसके बाद भी सर उनके प्रयास में कोई शामिल नहीं हो रहा है। क्या कारण है सर, जिसके कारण उनके बीजेपी के कोर वोटर भी नाराज़ हो जाते हैं उनसे? जो उनको वोट देता है वो इसके खिलाफ भी जाते हैं। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस युक्त पार्टी बना लेते हैं। क्या कांग्रेस ऐसे ख़त्म कर रहे थे क्या बीजेपी वाले? देखिए, तुकबंदी करना आसान है, ये प्रयास, विश्वास, विकास, लेकिन सामान्य बुद्धि के विपरीत जाना और फिर उसके परिणाम न भुगतना, ये थोड़ा मुश्किल है। कश्मीर में पूरा बजट लुटाया गया घाटी पर, विकास की वर्षा हुई घाटी पर, पर्यटन संबंधी निवेश हुए घाटी पर, कोरोना में ऑक्सीजन जनरेटर अधिकांश घाटी में, इंडस्ट्रियल पार्क बने अधिकांश से ज्यादा 3/4 घाटी में, एम्स अनाउंस किया गया तो घाटी में जाएगा। मतलब आप जो करें वो घाटी ले जाएं। आप घाटी में सब बांट दें, सब बिखरा दें, और घाटी में आप चुनाव लड़ने लायक ना रहें। जब आपने घाटी के लिए कुछ नहीं किया था तब भी आप चुनाव लड़ते थे, क्योंकि आपके देशभक्त मतदाता के पास एक विकल्प होना चाहिए, आपके कार्यकर्ता के पास किसी बात पर लड़ने के लिए एक अवसर होना चाहिए। आपने वो तक नहीं रखा उनके पास पिछले लोकसभा चुनावों में। इन विधानसभा चुनावों में भी आप गिनी चुनी सीटों पर अनमने ढंग से लड़े, केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां आप चाहे कुछ कर दें, पलक पावड़े बिछा दें, मर जाएं, लुट जाएं, लेट जाएं, कोई पूछने नहीं आएगा। बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों है सर वहां पे कश्मीरियों में?
बीजेपी के लिए नफरत क्यों है, हिंदुओं के लिए नफरत क्यों है, भारत के लिए नफरत क्यों है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब क्या दे कोई। बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे एनसी है। हाँ, गलती से शायद उन्होंने इतिहास में कभी देशभक्ति, अखंड भारत, हिंदुत्व इसकी बात की होगी, इसलिए अब चिपक गई है वो बात। ये लाख तौबा तौबा करें, ये लाख तृप्तिकरण करें, ये लाख वजीफे बांटें, छात्रवृत्तियां बांटें, गैस कनेक्शन बांटें, नल से जल बांटें, नौकरियां बांटें, वो तो नहीं मुफ्त देंगे सर। आहार बांटें, ये अपने हाथ पांव काट के बांट दें, तो टस से मस नहीं होंगे। ये इन्हें भी मालूम है, लेकिन गले पड़ा ढोल है, बजाना पड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, बजाइए। सबका विश्वास तो नहीं जीत पा रहे हैं सर। इनका कहने में क्या जाता है, इनका प्रयास तुकबंदी होती है ना, अच्छी तुकबंदी हो जाती है। तो ये जो दिखावा है, पाखंड है, जब आप अपने पाखंड को खाने के खुद आदी हो जाते हैं, आपको पता है कि ये वो गुटखा है, इससे कैंसर होगा, पता है ना, लिखा है उसके ऊपर, छपा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन आपको इसका नशा है, इसकी आदत पड़ गई है, खाते हैं आप, चबाते हैं, चबा रहे हैं। बीजेपी को तो वोट नहीं मिला, इसका कारण आपने बताया। कश्मीर क्षेत्र से महबूबा मुफ्ती, कश्मीरी मुसलमान, वहाँ की लोकल पार्टी, उनको 3 सीट मिलती है। क्या कारण है? कश्मीरी उन पर क्यों विश्वास नहीं कर पाए? वो तो हिंदुत्व की बात नहीं करती हैं। ना, वो तो पाकिस्तान की बात करती हैं, वो तो तिरंगे को कंधा न देने की बात करती कहा था हैं। उनका आप होम सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट पढ़ लें तो वो तो खुले बॉर्डर की बात करती हैं। वो कहती हैं पाकिस्तानी करेंसी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में भारतीय करेंसी के साथ। अच्छा, कहती हैं शरिया आना चाहिए बैंकिंग में। वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत मुंगेरी लाल के बड़े बड़े सपने हैं। तो इतने सपने दिखाने के बाद भी कश्मीरी उनको वोट क्यों नहीं दिए? हाँ, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो कहा था कि हम भाजपा को रोकने वाले कश्मीर के चौकीदार हैं, हम फटकने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। और बाद में उनके साथ गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली। ठीक है। इस पर कश्मीर इतना नाराज था कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद बतौर मुख्यमंत्री मरे तो उनके जनाजे में लोग नहीं आए, उनके चलिया में लोग नहीं आए। बुला बुला करके साहब इज्जत नहीं रहेगी। तो आप कहते हैं ना कि घृणा भाजपा से क्यों है, इतनी घृणा है कि अपने आप को ही छोड़ दिया गया, अपने लोगों को। ये घृणा है। उस वक्त बीजेपी ने इनके साथ, पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी और उसी के बाद आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। नहीं, उसके बाद सरकार को तोड़ने का पाखंड किया गया। और उसके बाद फिर चुनाव लड़े गए। लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद 5 अगस्त को, देखिए सरकार तोड़ी थी जुलाई में पिछले साल 2018 में, जुलाई 18 जुलाई 2018 में। और 5 अगस्त 2019 को साल भर बाद सरकार तोड़ने के, चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद 370 हटाया। लेकिन दोषी तो कहा जाता है महबूबा मुफ्ती को ही। महबूबा मुफ्ती को दोषी इस तरह माना जाता है कि जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, ऐसी भाजपा को आप पहली बार सरकार में आने दिया आपने, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई। भाजपा तो वहां अछूत कोढ़ी मानी जाती है ना। अच्छा, भाजपा पर जो एक राजनीतिक कोढ़ है, इन पर भगवा होने का वहम है, इनका हिंदुत्ववादी होने की अफवाह है। उस अफवाह के चलते, इस वहम के चलते इनके विरुद्ध बहुत बड़ा क्षोभ है। ये लाख दिल जीते हैं। सर, जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला कह रहे थे केंद्र के साथ चलेंगे, केंद्र के सुर में सुर मिलाएंगे। सीएम बनने के बाद
कथनी और करनी दिखने लगी। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन ही आर्टिकल 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया। हाँ, वहाँ पर विधानसभा में लात घूसे भी चले, मार्शल को आना पड़ा। इनकी कथनी करने में फ़र्क क्या सर विश्वास किया जा सकता है? कैसे? और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई? आप कश्मीर में चुनाव कराएंगे, इंजीनियर रशीद जैसे लोग और उसके भाई चुन के आएंगे, और फिर उनसे ये आप अपेक्षा रखेंगे कि वो तिरंगे को सलामी दें, इस संविधान के प्रति आस्था व्यक्त करें। और सुप्रीम कोर्ट ने हफ्तों की बहस के बाद, हर चीज को तार तार देखने के बाद, मीन मेख निकालने समझने के बाद एक तार्किक निर्णय दिया है, उसको सरमाथे से लगाएंगे ये लोग? क्या अपेक्षा है इन लोगों से? ये तो चुनाव ही लड़े थे ये कहते हुए कि हम शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान करेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में है। इनसे अपेक्षा रखते हैं आप? जबानी जमा खर्च के लिए ये बहुत कुछ कहते सुनते आए हैं। फारूक अब्दुल्ला तो रामधुन भी गाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या क्या किया है और क्या क्या कहा है? जब चीन चढ़ दौड़ा था लद्दाख में, तो इन्होंने कहा था हम चीन से लेंगे 370 अब वापस। अच्छा, चीन को बाप बनाएंगे। हाँ, अब चीन हमको 370 दिलाएगा। ये फारूक अब्दुल्ला ने अपने मुंह से कहा था। ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा पालते हैं हम? और फिर किस बात की चिंता या क्षोभ व्यक्त करते हैं कि ये इन्होंने तो ऐसा कहा था, अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, उसी विधानसभा में उमर अब्दुल्ला ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा कि अगर आज वाजपेयी जी की नीति अपनाई जाती कश्मीर में तो कश्मीर के हालात अलग होते। क्या आपको लगता है कि वाजपेयी जी की डायलॉग सुप्रीमेसी जो बात होती थी, बातचीत पाकिस्तान के साथ, वो कश्मीर में शांति ला सकती थी? या मोदी जी की नीति कि भाई जब तक आतंकवाद पर बैन नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी, ये नीति ज़्यादा सही है? अब आप देख लीजिए, अटल जी थे तो कांधार हुआ। उनकी तो नीति शांति की थी, बढ़िया वाली थी। अटल जी थे तो संसद पर हमला हुआ। उनकी नीति तो बड़ी शांति वाली थी। अटल जी थे तो कारगिल हुआ। उनकी नीति तो बड़ी शांति वाली थी। और अटल जी की सरकार में यही उमर अब्दुल्ला मंत्री थे। अगर अटल जी इतने अच्छे थे तो फिर उस सरकार को छोड़कर इस्तीफा देकर क्यों गए बुरा भला कहते हुए? आज अटल जी याद आ रहे हैं। तब अटल जी की सरकार को दुत्कार कर नेशनल कॉन्फ्रेंस बाहर गई थी सरकार से। तो पाखंडी लोग हैं। ये कब क्या बोल दें इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हम आज इन्हें लिए घूमते हैं और इनसे अपेक्षा पाल लेते हैं। सर, कहीं इस बयान का ये अर्थ तो नहीं है कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू करिए? ये तो लगातार कहते आ रहे हैं, छतों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं छुपा हुआ पाकिस्तान से बात कीजिए, पाकिस्तान से बात कीजिए। क्योंकि उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं कि पाकिस्तान के बातचीत बिना कश्मीर का समस्या का हल नहीं होगा। हाँ, तो ये तो इनकी पुरानी रट है। ये तो पाकिस्तान, ये देश में फलता फूलता जो पाकिस्तान है हमारे देश में, ये वो हैं। एक पाकिस्तान सीमा के उस तरफ है, एक हमारे देश में है जो पाकिस्तान की पैरवी करता है, जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात करता है, जो पाकिस्तान की तरफदारी करता है और इस देश में पाकिस्तान को बहस में बनाए हुए है, जबकि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है हमारा वहाँ से। सर, उमर अब्दुल्ला के अब्बा फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे कश्मीर में बाहरी लोग का प्रभाव बढ़ रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, उनको फैक्ट्रियाँ दी जा रही हैं, कश्मीरियों एक हो जाओ। किसके खिलाफ एक होने की बात कर रहे हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला भूल गए कि आर्टिकल 370 हट चुका है? तो यही है, यही विकृति, यही दोगलापन, यही विडंबना है इस देश में। इस देश के संविधान पर शपथ लेकर चुनाव लड़ने वाले लोग, इस पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े व्यवसाय कर कर पैसा कमाने वाले लोग,
बड़े बड़े शोरूम खोलकर शॉल और कालीन बेचने वाले लोग, देश भर में अच्छी उम्दा नौकरियां करने वाले लोग कश्मीर किसी को नहीं आने देना चाहते। खुद जाएंगे, पूरे देश में व्यवसाय करेंगे, पैसे बनाएंगे, ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बड़ी बड़ी जायदादें खरीदेंगे, जमीनें खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, लेकिन कश्मीर में किसी को 1 इंच पांव धरने नहीं देंगे। और फिर ऐसे लोगों से हम अपेक्षाएं पालेंगे। ये हमारी त्रासदी है। ठीक है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री घर बुलाएंगे चाय पकौड़ी पर और कहेंगे कि हमें बताइए कि कश्मीर में लोकतंत्र कैसे बहाल हो। ये हमारी त्रासदी है। ठीक है सर, एक अच्छे नोट पर ख़त्म करना चाहूँगा कि सर हमें वो चीज़ शब्द कब सुनने को मिलेगा कि सुरक्षा सीमा अब पीओके और बलूचिस्तान तक है? हम इस बात को, इस प्रश्न को तब तक के लिए टाल दें जब तक हमारे पास जो कश्मीर है वहां से AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ना हटा लें और वहां पर जो 65 बटालियन है राष्ट्रीय राइफल्स की तैनात की हुई, उन्हें ना हटा लें। कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए आज ये देश और देश का कोई ऐसा जिला नहीं जिसने अपना बेटा वहां ना दिया हो। बिल्कुल। तो जिस दिन हम वहां अपने कश्मीर में अपने मूल निवासी गर्व से और सुरक्षा से जाकर खुद रहेंगे, उस दिन हम तय करेंगे कि अब और क्या क्या छूट गया है। जो हमारे पास है हम उसे पहले संभालें, ये आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, पहले घर संभालें फिर बाहर संभालेंगे। और संभालेंगे, वो हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है। तक्षशिला हमारे पूर्वजों की भूमि है। बिल्कुल। शारदा पीठ हमारे पूर्वजों की भूमि है, इस संस्कृति की भूमि है। हमें उसे लेना है और लेने के लिए हमको जिस स्थिति में आना है पहले उस स्थिति में आए, ये आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे श्री सुशील पंडित सर, जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर, वहाँ के राजनीतिक पहलुओं पर, वहाँ के कश्मीरी पंडितों के जो नरसंहार पर मुखर होकर के अपनी बात रखी और सरकार से भी कहा कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारी जो समस्याएं हैं उसको सुनें और हमें न्याय दें, जो कि अभी तक इस देश में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए। धन्यवाद अंकित। एक बार हम चाहते हैं कि भविष्य में फिर से एक बार आपके साथ आपका समय मिलेगा, सहर्ष। तो हम एक बार आपके साथ फिर से पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं।